ठीक, अब यह सेंटीमीटर क्यूब हो जा रहा है। ठीक, अब सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जा रहे हैं बच्चों, कैंसिल हो जा रहे हैं। कितने क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जा रहा है, और यहाँ 3 जीरो। यहाँ पर क्वेश्चन में करेक्शन की संभावना है। एक बार मैं फिर से रीड कर ले रहा हूँ कि हाउ मेनी वुडन क्यूबिकल बॉक्सेस ऑफ एज 20 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम। यहाँ पर जो 20 सेंटीमीटर दे रहा है बच्चों, ये 20 सेंटीमीटर ना हो करके ये क्या होगा, 20 मीटर होगा, तभी हमारा आंसर आएगा। तो हम इसको करेक्शन कर लेंगे, 20 मीटर कर लेंगे। तो 20 मीटर का क्यूब कितना हो जा रहा है, 20 मीटर का क्यूब हो जा रहा है बच्चे 8000 मीटर क्यूब। आप एक चीज याद रखना कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 10 लाख। मतलब 1 के बाद कितने जीरोस लगेंगे, 6 जीरोस लगेंगे, और यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। तो मैं इस 8000 को क्या कर दे रहा हूं, 6 टाइम और जीरो लगा दे रहा हूं इसमें। तो 0 0 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। और यहां से देखेंगे तो ये 800 सेंटीमीटर हो जा रहा है, ये 500 सेंटीमीटर हो जा रहा है, और यहाँ पर 80 सेंटीमीटर हो जा रहा है। और जो हमारे पे यूनिट जो हो रहा है सेंटीमीटर क्यूब, यह क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 2 3 4 5 5 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 जीरोस कैंसिल हो गए। अब यहाँ 5 से कैंसिल करता हूं मैं, या बोल दूं मैं कि 8 5 जा कितना हो जाएगा 40, और 48 जा कितना हो जाएगा 320। या फिर मैं 8 से इसको कैंसिल कर सकता हूं, तो यह कितना बन जाएगा, 10,000 बन जाएगा, 10,000 बन गया। 5 8 जा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अभी क्या आ रहा है, ये 1000 डिवाइडेड बाई 4, 1000 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर कितने बॉक्स बना सकते हैं कि हाउ मेनी वुडन क्यूबिकल ब्लॉक कितने हो सकते हैं, कि 250 होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें कि ए टेबल वाज परचेस्ड एट ₹1000 एंड वाज सोल्ड एट ₹8000, व्हाट वाज गेन और लॉस परसेंट इन दिस ट्रांजैक्शन। जब कभी भी एसपी जो होता है आपका ग्रेटर होगा किससे, सीपी से, तो हम हमेशा हमको प्रॉफिट होगा। और जब लॉस की बात करें तो जब भी सीपी ग्रेटर होगा एसपी से, तो हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। तो मैंने बताया है आप लोगों को कि क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर इस हम तुरंत देख पा रहे हैं कि एसपी जो है लेस है, इट्स मीन कि एसपी लेस है सीपी से, तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस कितने का हो रहा है, 200 का लॉस हो रहा है। अब कभी भी कंपेयर किया जाता है तो उसके इनिशियल वैल्यू से किया जाता है, जो कि क्या है, सीपी है। सीपी कितना है, 1000 है, यहाँ पर 1000 से डिवाइड कर देंगे, इंटू 100% कर देंगे, तो लॉस परसेंटेज निकल के आ जाएगा 1 2 1 2 और 3, ये कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 20% हो जाएगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं जिनमें क्या बोल दिया जाता है कि सीपी आपको दे दिया जाता है, प्रॉफिट परसेंट दे दिया जाता है, आपसे एसपी पूछा जाता है। जैसे सीपी दे दिया 400, और बोला जा रहा है कि 20% की क्या हो रही है, आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रही है। तो 20% की प्रॉफिट हो रही है, तो आप एसपी कैसे फाइंड करेंगे, उस सीपी में क्या करेंगे, 120 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 120%। और जैसे ये परसेंट हटेगा क्या लग जाएगा, नीचे 100 लग जाएगा। तो यह कैंसिल होकर के कितना हो जा रहा है, 12 4 जा 48 480, मतलब आपका एसपी क्या हो जाएगा, 480। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जब प्रॉफिट की बात की जाएगी तो सीपी के साथ जो आप 120 लिखे तो प्रॉफिट 20 ही हुआ, इसलिए हमने 100 को बेस मान करके उसमें 20 प्लस किया। अब लॉस होता है उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो लॉस अगर इसी क्वेश्चन में मान लिया जाए कि हमको 30% का लॉस हो रहा है, 400 सीपी है, 30% का लॉस हो रहा है, तो इसको लिखेंगे 70%। अब मैं इसको 70% कैसे लिखा, क्योंकि बेस हमारा क्या है, 100% है, और यहाँ पर 30% का हमको लॉस दिखाई पड़ रहा है, इसलिए 100 माइनस 30, तो क्या हो जाएगा 70%। 400 का 70% हमारा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि द नंबर 4318 शुड बी डिवाइडेड बाय विच नंबर सो दैट कोसेंट इज 17। अब यहां पर बोला जा रहा है कि एक नंबर है 4318 है, उसको
डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय विच नंबर सो दैट कोसेंट इज 17। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम कि भाई यहाँ पर रिमाइंडर तो कुछ आ नहीं रहा है। रिमाइंडर क्या नहीं आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा। रिमाइंडर क्या हो रहा है? रिमाइंडर है 0। तो हमको पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पर क्या है? रिमाइंडर 0 है। डिवाइजर क्या है? डिवाइजर हमको नहीं पता क्या है, x है। कोशिएंट क्या है? 17 है। और डिविडेंड क्या है? डिविडेंड है 4318। इट्स मीन जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप कोशिएंट से क्या कर सकते हैं? उस डिविडेंड को डिवाइड कर सकते हैं। तो 4318, तो फिर क्या आ जाएगा? एक दूसरा नंबर जो है वह आ जाएगा। तो 17 2 जा 34 होता है, 9 1 91 हो जाएगा, 17 5 जा 85 हो जा रहा है, 17 5 जा 85 हो जा रहा है, और 6 8 68 हो जा रहा है। तो 17 4 जा कितना हो जाएगा? 68। तो ऑप्शन सी जो है हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा, यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है। यहाँ से क्वेश्चन आने की भरपूर संभावना है। तो आप बिल्कुल याद रखेंगे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस क्या होता है? रिमाइंडर होता है। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे भी बन सकते हैं कि जब कभी भी हम मान के चलो कि 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 आ रहा है। एक नंबर को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 3 आ रहा है, और उसी नंबर को हम 7 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर कुछ अलग आ रहा है, 2 आ रहा है। तो उस कंडीशन में हमारा डिविडेंड क्या होगा? तो ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और जनरली अभी तक का जो रहा है बच्चों, जो लेवल रहा है, जनरली इस फार्मूला में आप पुट द वैल्यू फाइंड द आंसर टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये चीज आप नोटिस करके रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ये चीज यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है कि द एवरेज एज ऑफ 5 बॉयज इज 13 ईयर। ये क्या हो जा रहा है? यूनिटरी मेथड से क्या हो जा रहा है? ये यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन हो जा रहे हैं। तो देखेंगे कैसे। द एवरेज एज ऑफ 5 बॉयज इज 13, सॉरी एवरेज के क्वेश्चन से। द एवरेज एज ऑफ 5 बॉयज इज 13। तो तुरंत आप सम निकालिए। जब कभी भी एवरेज आपको दिया है तो सम निकालिए। सम होता है एवरेज इंटू नंबर। तो एवरेज हमारा यहाँ पर कितना है? 13, और नंबर है 5, तो सम कितना हो गया? 65। वन मोर बॉय ज्वाइन, एक और बच्चा ज्वाइन करता है, देन द एवरेज एज बिकम्स 12 ईयर्स। ठीक, एक बच्चा ज्वाइन करता है तो अब कितने बच्चे थे? 5 बच्चे थे। तो 5 का सम कितना आ जा रहा था? 65 आ जा रहा था। अब सम कितना हो जाएगा? 6 बच्चों का सम कितना हो जाएगा? 6 बच्चों का सम जो हो जाएगा, कितने ईयर्स का बच्चा है? 12 ईयर्स का बच्चा है। तो 65 प्लस 12 यह कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। और सम क्या होता है? सम होता है एवरेज इनटू नंबर। तो एवरेज क्या होगा? यहाँ पर हमको बताया गया है कि एवरेज जो हो जा रहा है, ज्वाइन देम एंड द एवरेज बिकम्स 12, एवरेज 12 हो जा रहा है, और नंबर ऑफ जो बच्चे हैं कितने हो जा रहे हैं? वो 6 हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या पूछने जा रहा है कि फाइंड द एज ऑफ वाई हु ज्वाइन लास्ट। तो यहाँ पर इस पे हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पर 12 ऐड करने पे ही क्या हो रहा है? हमारा आंसर आ रहा है। तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो व्हेन ए सॉलिड इमर्ज्ड इन वाटर स्टैंडिंग टू ए हाइट 20 सेंटीमीटर इन ए वेसल, द वाटर लेवल वाज राइज्ड 1/5 ऑफ इट्स लेवल। ठीक, अब यहाँ पर यह है कि बच्चे, यहाँ पर यह दे रखा है कि बोला जा रहा है कि एक सॉलिड कोई भी है, बॉटल है, कुछ भी बोल सकते हैं, ड्रम है, कुछ भी है ऐसा, उसमें बोला जा रहा है कि उसका हाइट जो है वह 20 सेंटीमीटर है, वेसल है जो। द वाटर लेवल वाज राइज्ड 1/5 ऑफ इट्स लेवल, व्हाट इज द परसेंट हाइट ऑफ वाटर लेवल, व्हाट इज द परसेंट ऑफ इंक्रीज इन हाइट। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे कि 20 सेंटीमीटर क्या है? 20 सेंटीमीटर का एक हाइट का क्या है? वेसल है, और वहां पे 1/5, उसका 1/5 क्या हो जा रहा है? द वाटर लेवल वाज राइज्ड 1/5। जैसे ही हम when a solid is immersed in water standing to a height of 20 centimeter in a vessel, the water level was raised 1/5 of its level, what is the percent height। तो कुछ नहीं करेंगे, आप सीधे यहाँ पर क्या करेंगे? 1/5 इंटू 100% कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 20% आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें।
क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि करिश्मा बॉट नेकलेस फॉर 1,39,500. She sold one of them for 75,000 and the other one 80,000. How much money did she gain? तो ऐसे क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं। इसलिए इसमें देखेंगे क्या कि करिश्मा ने 2 नेकलेस लिया तो सीपी कितना हो जा रहा है, दोनों का सीपी मिला के कितना हो जा रहा है 1,39,500। और एसपी की बात करें तो दोनों का एसपी 75,000 और 80,000 मिला देंगे तो ये हो जाएगा 1,50,000, यह हो जाएगा 1,50,000। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पर पूछा है, सॉरी प्रॉफिट पूछा है, तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बता पाएंगे। प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। तो 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, अब 0 में 10 मतलब 10 में 5 गया 5, और यहाँ पर ये हो जाएगा 9, 9 में 9 गया 0, अब 5 में 3 गया 2, तो 20,500 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 20,500, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमको देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है कि द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ इट्स सेमी सर्कल अप्रोक्सीमेटली। तो सर्कल से रिलेटेड क्या चीज हमको देखने को मिलता है, सर्कल में एक पॉइंट होता है जो कि एकदम मिड में होता है, उसको सेंटर बोला जाता है। उस सेंटर से सर्कमफेरेंस के बीच के मिनिमम डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, रेडियस बोला जाता है। रेडियस के ट्वाइस को क्या बोला जाता है, डायमीटर बोला जाता है। और जो सर्कमफेरेंस की वैल्यू होती है 2πr, और सर्कल की जो एरिया कवर करता है एरिया तो वो होता है πr²। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर रेडियस दे रखा गया है कि 7 सेंटीमीटर का एक रेडियस वाला एक सर्कल है। द लेंथ ऑफ इट्स सेमी सर्कल अप्रोक्सीमेटली, अब यहाँ पर सेमी सर्कल की बात की जा रहा है, तो द लेंथ इज सेमी सर्कल मतलब इसके सर्कमफेरेंस की बात किया जा रहा है, लेकिन हाफ, तो ये कितना होगा 2πr का हाफ कितना हो जाएगा πr हो जाएगा। और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और रेडियस कितना है आपका 7 ही है, 7 से 7 कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पर 22 तो मिल जाता है, ये हुआ 22, ठीक। 22 जो हुआ, जो कर्व्ड पार्ट है, कर्व्ड है, वह 22 हुआ, और ये कितना होगा, यह 7 + 7 14 हो जाएगा। तो टोटल जो लेंथ हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 36, जो कि ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, ठीक। अब 7 रेडियस देकर के हमसे क्या पूछा जा सकता है, रेडियस देकर के हमसे उसका एरिया भी पूछा जा सकता है, ठीक। एरिया पूछा जा सकता है, रेडियस देकर के उसका सर्कमफेरेंस पूछा जा सकता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो 10 में बोला जा रहा है कि वन ऑफ द 2 इक्वल एंगल्स an isosceles triangle measure 55, find the measure of all the angles of triangles, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसको ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आइसोसेलेस में जो अपोजिट साइड जो होते हैं, जो इक्वल होते हैं, उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसमें से एक एंगल दे रखा है, वन ऑफ द टू इक्वल एंगल्स में से एक दे रखा है 55, तो दूसरा जो होगा वह भी 55 होगा, तो 55 और यह हो जाएगा 70। तो ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल जाएगा, ए 55, बी 55, सी 70, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। एक चीज आप ध्यान रखेंगे बच्चों कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसका जो मीडियन होता है वही उसका एल्टीट्यूड होता है, उसका जो मीडियन होता है वही एल्टीट्यूड होता है। और आप जानते हैं कि मीडियन क्या करता है, जिस साइड में मीडियन क्या हो रहा है वह क्या करेगा, इक्वली डिवाइड कर देता है, ठीक। और ये एल्टीट्यूड है उसका, किसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो ऐसा क्वेश्चन हमने अभी सर्कल से क्वेश्चन देखा, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल से देखा, तो हम एक सर्कल में भी पाते हैं कि सर्कल में क्या पाते हैं कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल और सर्कल के बीच में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन है, ये क्या हुआ, रेडियस हुआ r और r ये हुआ इक्वल, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है यह भी क्या होगा, इक्वल। यहाँ से जो कॉर्ड पे क्या कर रहे हैं, हम एक मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं, तो यह उसका क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा, तो यह उसको 2 इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और एक चीज आप ये भी ध्यान रखेंगे कि वहां पर
अगर यहाँ पर 2x एंगल बन रहा है तो यहाँ पर x एंगल मिलेगा। यह एक थ्योरम है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है कि द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट 5 एग्जामिनेशंस आर दिए हुए हैं कि फाइंड द एवरेज। तो यहाँ पर सिंपल से बच्चों, जब कभी भी आपका ऐसा आता है तो क्या आप कर सकते हैं, 90 को क्या रख सकते हैं, बेस ले सकते हैं, 90 को बेस ले सकते हैं, और 2 3 5 5 5 10 और कोई 10 मतलब 10/5 इज इक्वल टू 2। इट्स मीन 90 + 2 92 हो जाएगा, हमारा एवरेज हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 + 5/7। 3 5/7 को हम मिक्स फ्रैक्शन में ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3 5/7 और यह हो जाएगा 7 3 21 5 26/7 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कन्वर्ट टू 1222 आवर इन टू ए डे एंड आवर। ठीक, 2222 आवर्स है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, डे में कन्वर्ट करना है। डे में कन्वर्ट करना है, इट्स मीन 24 आवर से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 24 आवर से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पर डे निकल करके आ जाएगा। तो आवर से आवर कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे तो 12 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 11 हो जाएगा। अब 12 से कैंसिल करेंगे तो 12 9 जा 108, 12 9 जा 108, 3 131, 12 2 जा 24, 92 डेज हो जाएगा। और रिमाइंडर क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है कितना है, तो 31 और 7 आ रहा है। यह 92 डेज और क्या हो जाएगा, 7 SOURS आवर्स, 92 डेज एंड 14 आवर्स हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे हम फिर से इसको 12 से डिवाइड करके देखेंगे तो 12 9 जा 108, 3 1 31, और 31 को जब 12 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो 31 को मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पर 2 आ रहा है, और 7 क्या आ रहा है, 7 जो हो रहा है हमारा रिमाइंडर आ रहा है, मतलब 7/12, इसको इंटू 60 कर देंगे तो 12 5 जा 7 5 जा 35 मिनट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया जा रहा है कि सुनीता अर्न्स ₹1500 इन 10 डेज, देन हाउ मच शी विल अर्न इन 30 डेज। यूनिटरी का क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 10 डेज में सुनीता ने ₹1500 अर्न किए, तो 30 डेज में कितना करेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 30 डेज में कितना हो जाएगा, 4500 हो जाएगा। यह रहा यूनिटरी से क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो बोला जा रहा है यहाँ पर टाइम डिस्टेंस स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये मोटर कार स्टार्ट फ्रॉम ए सिटी ए कितने टाइम पे, 5:30 AM पे, एंड रीच सिटी बी 360 किलोमीटर अवे एट 11:30 AM पे पहुंचता है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ मोटर कार। तो स्पीड फाइंड करना है आपको, तो स्पीड आप क्या निकालेंगे कि स्पीड उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया कितना, 360 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया, और कितने टाइम में किया, 5:30 बजे निकला था, 11:30 बजे पहुंच रहा है, इट्स मीन कि 6 आवर। तो ये क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और यहाँ पर यही है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैंसिल करना हो तो ध्यान रखेंगे आप कि किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। इस डाटा को आप याद रखेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 बोला जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 2/5 एंड 3/8। तो कुछ नहीं करना है आपको, 5 और 8 का एलसीएम लोगे, आपको क्या आ जाएगा, 40, और 8 2 जा 16, 3 5 जा 15, 31/40, 31/40। ऑप्शन ABCD, इसमें करेक्शन नहीं बोलना चाहिए, इसमें मिस प्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जा रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2925, इफ एलसीएम इज 195 देन एचसीएफ बताना है आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, बार बार क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। तो
दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, उसके एलसीएम और उसके एचसीएफ के प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। तो दो नंबर का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 2925 और एलसीएम गिवन है 195 तो हमको एचसीएफ फाइंड करना है। तो 2925 में 195 डिवाइड करके आप एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। तो सिंप्लीफिकेशन है तो यहाँ पर मैं BODMAS का आपको रूल समझा देता हूँ कि BODMAS का रूल क्या होता है। यहाँ इसके आगे भी निकाल लेंगे, ठीक ना। विनकुलम बोला जाता है, विनकुलम मतलब बार बोला जाता है, जिसके ऊपर बार लगा रहता है उसको पहले सॉल्व किया जाता है, फिर ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। ब्रैकेट में भी कई प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, जैसे स्मॉल ब्रैकेट होते हैं जिसको पहले सॉल्व किया जाता है, देन कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ को देखेंगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो यहाँ 2/5 ऑफ देखते हैं। सबसे स्मॉल ब्रैकेट है 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 3 22, 22 प्लस 2 24, 24 2/5। एक बार और देख लेते हैं, 12 4 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 और 2 24, 24 इंटू 2/5 हो जा रहा है, जो कि 48 क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। मैं आपसे ज़्यादा बात न करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में फोकस कर रहा हूं, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करा सकूं और उस क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है उसको आपको रिवाइज करा सकूं। इसलिए मेरा कांटेक्ट आपके साथ बन नहीं पा रहा है, मैं सीधे क्वेश्चन क्या करते जा रहा हूँ, कराते जा रहा हूँ स्पीडली। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है ये आप देख सकते हैं। जैसे कि 4/5 है, तो 4 तो 5 से स्मॉलर है, तो फिर क्या करेंगे, जीरो के बाद डेसिमल लगा देंगे। डेसिमल लगाने के बाद कभी भी आपको जब एक जीरो की जरूरत पड़ेगी आप लगा सकते हैं। तो 40/5 क्या हो जाएगा 0.8, और 0.8 को अगर जैसे मान के चलिए कि 2.563 दे रखा है, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो आप क्या करो, डेसिमल को हटा दो और देखो कि डेसिमल हटाने के बाद कितने फ्रैक्शनल डिजिट जो हैं इंटीग्रल इंटीजर बने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट हैं जो फ्रैक्शन से क्या बने हैं, इंटीग्रल बने हैं। तो आप 1 लिख के 30 उसके न्यूमरेटर से अगर डेसिमल हटाया गया है तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और डिनोमिनेटर से डेसिमल हटाया गया है तो न्यूमरेटर में लिखेंगे। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर इज 12.194 if one of them is 4.6 and what the other number is। अब ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में जो एग्जामिनर आपसे आपका क्या चेक करना जा रहा है, वह आपका कैलकुलेशन चेक नहीं करना जा रहा है कि आपको कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आता है कि नहीं आता है, यह चेक नहीं करना जा रहा है। वह आपके जो क्विकली क्या करते हैं कि इंस्टेंट जवाब दे सको, इंस्टेंट कैलकुलेट कर सको, उस चीज को आप परख रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि और इसमें साथ भी डेसिमल के कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं। तो डेसिमल के कॉन्सेप्ट अगर आप इन दोनों को प्रोडक्ट निकालते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन डेसिमल को क्या करेंगे, डेसिमल को हटा देंगे, तो डेसिमल हटाने से थोड़ा यह आसान बन जाएगा। तो बोला जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर इज 12.194, उसमें से एक नंबर जो है 4.69 है। तो अब क्या हो जाएगा, यह 12194 डिवाइड बाई, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, तो ये 2 डिजिट इस 2 डिजिट को कैंसिल करेगा, मतलब आपको 469 डिवाइड बाई 10 करना पड़ेगा। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन ए डिपॉजिट ऑफ ₹6,000 श्याम रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 1 ईयर 6,900, व्हाट वाज हिज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर क्या मिला हमको, यहाँ पर हमको 6,000 रुपीज हमने इन्वेस्ट किया था, तो इन्वेस्ट के बाद हमको मिलता है 900 रिटर्न्स मिलता है, 900 रिटर्न्स मिलता है ना, मतलब 900 यह क्या होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 6,000 इंटू रेट। तो रेट ही तो फाइंड करना है, टाइम तो 1 दिया हुआ है, डिवाइड बाई 100, 0 0 2 0 1 0 से ये कैंसिल हो जाएगा,
और 6 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 15%। तो रेट निकल के आ जाएगा यहाँ पर 15%। अच्छा, एक चीज और है इसमें, ऐसे क्वेश्चन देखे जा सकते हैं कि जैसे उसने बोला कि एक्स टाइम के लिए उसको इतना रिटर्न मिलता है, मान के चलो एक्स टाइम के लिए उसको 10,000 रुपए रिटर्न मिलता है, अमाउंट मिल रहा है। एक्स टाइम के लिए उसने क्या किया, 10,000 रुपए क्या मिल रहा है उसको, मिल रहा है। और 2 साल अगर उसी को और होल्ड रखता तो, या फिर ऐसे टाइम को इसमें क्या कर सकता है, टाइम को यहाँ पर छुपा लेगा। आपको बोलेगा कि टी टाइम के लिए उसने क्या किया, एक पैसा इन्वेस्ट किया तो आपको 10,000 रिटर्न मिल रहा है। उसके बाद अगर उसी पैसे को 2 साल और रखता, मतलब T+2 टाइम्स के लिए, तो कितना मिलता, आपको 12,000 रिटर्न मिल रहा है। तो आपसे रेट निकालने के लिए बोलेगा, तो रेट आप इसके डिफरेंस से निकालना, 12,000 माइनस 10,000, यहाँ पर क्या निकालना 2,000, आप यहां से निकालना। तो यह आसानी से निकल पाएगा, नहीं तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो फिर से एवरेज का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट इज 13। तो इस बार मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं, इस बार मैं ट्रिकी समझाने जा रहा हूं, कि ट्रिक से समझाने जा रहा हूं कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, अब क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और उनका एवरेज कितना है, 13 है। द एवरेज एज ऑफ 18 स्टूडेंट्स आउट ऑफ देम इज 15 ईयर्स। तो 18 स्टूडेंट का सम कितना हो जाएगा बच्चों, 18 इंटू 15, 15 10 जा 150, 15 8 जा 120, तो हो जाएगा 220 हो जा रहा है। 15 8 120, 0 15 एकम 15, 15 12, 15 8 जा 120, 12 15 1 जा 15, यहाँ हो जाएगा 270 हो जाएगा हमारा। तो 270 हो जा रहा है, कितने 18 स्टूडेंट्स का एज का सम निकल के आ रहा है कि फाइंड द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट। तो भाई 30 स्टूडेंट का एवरेज 13 था, तो 30 स्टूडेंट के एज का सम कितना आएगा, 30 स्टूडेंट के एज का सम आएगा 390। तो बचे हुए 12 स्टूडेंट्स हैं, उनका सम कितने आ रहा है, तो 390 में 270 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब 120 आ रहा है। इसका मतलब इनका एवरेज कितना आ रहा है, 10 ईयर्स। कितना आ रहा है, 10 ईयर्स, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला जा रहा है कि आशा कैन फिनिश ए वर्क इन 15 डेज, द सेम वर्क फिनिश्ड बाय निर्मला इन 12 डेज, इन हाउ मेनी डेज बोथ ऑफ देम विल फिनिश द वर्क वाइल वर्किंग टुगेदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, और टाइम एंड वर्क से रिलेटेड मैं सारा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर एक बार फिर से रख रहा हूँ ताकि आप रिवाइज कर सके। यहाँ होगा M1 D1 T1 E1 डिवाइड बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W2। यह रेशियो बनता है। M क्या कर बता रहा है, M जो काम कर रहे हैं, कोई भी मजदूर हैं, जो भी मेंबर हैं, वो बता रहा है। D क्या बोल शो कर रहा है, डे को शो कर रहा है। T क्या शो कर रहा है, टाइम को। जैसे 18 डेज काम करता है और पर डे 6 आवर काम करता है, तो T क्या हो जाएगा, वही 6 आवर हो जाएगा। और E जो होगा एफिशिएंसी होगा, और W1 मतलब उसने कितना काम किया। ठीक, एक तो यह रहा। और एक एलसीएम मेथड से निकालते हैं, तो यहाँ पर मैं एलसीएम मेथड से निकाल करके बता दे रहा हूँ कि आशा ने क्या किया, 15 डेज में कर रहा है, उसी को निर्मला ने कितने डेज में, 12 डेज में। दोनों का एलसीएम जब निकालते हैं तो 180 क्या आ जा रहा है, एलसीएम आ जा रहा है। और फिर 180 को 15 से डिवाइड करते हैं, 180 को 15 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 12, और 180 को 12 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 15। ठीक, अब यहां पर देखेंगे कि दोनों मिल के काम कर रहे हैं, दोनों साथ मिल के काम कर रहे हैं। मतलब एक दिन में आशा ने कितने काम किए, 12 चेयर बना रहे हैं, निर्मला ने कितने चेयर बना रहे हैं, 15 चेयर बना रहे हैं। तो दोनों की बात करें तो दोनों मिल करके कितना चेयर बना रहे हैं, 12 + 15 27 चेयर बना रहे हैं। x डेज में इज इक्वल टू 180, तो 27x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 बाई 27, 27 9 से कैंसिल करेंगे, 9 3 जा 9 2 जा, तो 20/3 मतलब 6
2/3 days, 6/2/3 days होगा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। तो 24 नंबर का क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ 3 एंगल्स कैन बी दोज ऑफ ए ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में आप देख लेंगे कि कौन सा तीनों एंगल का सम कितना हो रहा है, 180 हो रहा है। अब यहाँ पर 180 हो रहा है तो मैं एक चीज आपको और रिवाइज करा देता हूँ कि इंटीरियर एंगल का फार्मूला होता है, इंटीरियर एंगल का फार्मूला होता है जो होता है इंटीरियर एंगल का फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स हैं। किसके साइड्स हैं, पॉलीगॉन के साइड्स हैं। जैसे ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं तो n की वैल्यू 3, और क्वाड्रिलेटरल में क्या होते हैं कि 4 साइड्स होते हैं तो n की वैल्यू 4। पेंटागन में कितने होते हैं, 5 साइड्स होते हैं तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी। और वैसे ही इंटीरियर एंगल आई से शो करेंगे। एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है 360 डिवाइडेड बाई n, यह होता है। ठीक, अब आपको बोल दे कि किसी एक ऐसा हमारे पास पॉलीगॉन है जिसका एक्सटीरियर एंगल कितना है, 72 डिग्री है। कितना है, 72 डिग्री। तो आपसे पूछेगा कि वह पॉलीगॉन क्या होगा, हेक्सागन होगा, हेप्टागन होगा, ऑक्टागन होगा, पेंटागन होगा। तो आप क्या करेंगे, सिंपल से 360 में 72 को डिवाइड कर देंगे तो 72 5 मतलब यह क्या हो गया, पेंटागन होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो 25 बताया जा रहा है यहाँ पर कि फाइंड द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल हुज साइड आर 12 मीटर्स एंड 5 मीटर्स। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फाइंड द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। कुछ नहीं है बेटा, यहाँ पर √L² प्लस B², 12 √L² मतलब 12 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 आएगा, जो कि क्या होगा 13। एक बार आप क्या करोगे, स्क्वायर और क्यूब आप एक बार पढ़ के जाना ताकि कैलकुलेशन ना करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 25 मीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4a। ए क्या है, साइड का लेंथ हो जाता है, तो पेरीमीटर 4a। रेक्टेंगल की बात करें तो 2 इंटू L प्लस बी होता है। ठीक, और यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो हमने कितने टाइप से क्वाड्रिलेटर पढ़े हैं, हमने 4 या 6 टाइप्स की भी क्वाड्रिलेटर पढ़े हैं। काइड भी पढ़ा है हमने, ट्रेपेजियम भी पढ़ा है, रोम्बस पढ़ा है, रेक्टेंगल पढ़ा है, पैरेललोग्राम पढ़ा है और स्क्वायर पढ़ा है। तो स्क्वायर की बात करेंगे तो इसके ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं और इसमें ईच एंगल्स आर 90 डिग्रीज के होते हैं। और एंगल स्क्वायर को हल्का सा क्या कर दें, स्लोप में ले आए, झुका दें तो हमको रोम्बस मिलता है। रोम्बस के भी सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होता है, रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होता, लेकिन डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब आप देख लेंगे बाइसेक्ट करते हैं और साथ में अगर बाइसेक्ट कहीं भी कोई बाइसेक्ट कर रहा है, इट्स मींस वह इसका क्या है, एल्टीट्यूड है। जैसे कि यहां बात किया जा रहा है रोम्बस का, बात किया जा रहा है, तो ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया। तो ये एक तरह का ट्रायंगल हुआ, यह क्या हुआ, ट्रायंगल हुआ। और यह क्या हो रहा है, इक्वली डिवाइड कर रहा है, इक्वली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इक्वली डिवाइड कर रहा है, इट्स मीन यह क्या है, इसका एल्टीट्यूड है, मतलब ये एक दूसरे को 90 डिग्री। और साथ में एक चीज और याद रखेंगे बेटा, ठीक, कि इसी रोम्बस के एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180। मतलब पड़ोसी जो एंगल्स होते हैं वह क्या होते हैं, 180 उनका सम होता है। जैसे एंगल ए और एंगल बी का सम कितना होगा, 180। वैसे एंगल बी जो है ए का पड़ोसी है, वैसे ही एंगल डी भी क्या हो जाएगा, ए का पड़ोसी, मतलब एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा, 180 होगा। वैसे ही एंगल डी प्लस एंगल सी 180, वैसे ही एंगल बी प्लस सी 180, सी प्लस डी 180। तो ये क्या हो गया, रोम्बस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो गए, 4-5 कॉन्सेप्ट हो गए जो मैं आपको यहाँ पर रिमाइंड करा दिया। ठीक, अब स्क्वायर की बात की जा रही थी, 25 मीटर है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द। तो ये 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 27 की बात की जाए
तो क्या बोला जा रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹458 ₹81 एज इंटरेस्ट एट 4.5%। आप अगर सोचते हो कि सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आ रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट से जो क्वेश्चन आएगा उसका लेवल इससे तो ज्यादा जा नहीं सकता है। ठीक, तो समझो आपका सिंपल इंटरेस्ट यहीं से पूरा रिवाइज हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, कितना है गिवन 81 है, प्रिंसिपल 450 है, टाइम हमको नहीं पता है, टी है 4.5 मतलब 9/2 इंटू लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 100 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 81 लिख सकते हैं, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 50 हो जा रहा है, 52 जा 52 जा 100 हो जा रहा है, थ्रू 2 जा 4 मतलब टाइम क्या हो जाएगा हमारा 4 ईयर्स हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कारपेट हुज लेंथ इज 5 मीटर एंड ब्रेथ इज 3 मीटर इफ इट्स कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर इज ₹10। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और साथ में बोला जा सकता है कि एक एरिया है, उस एरिया को स्क्वायर मीटर को हम क्या करते हैं, उसको टाइल्स लगाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, टाइल्स लगाएंगे और टाइल्स का भी एरिया आपको दिया रहेगा। तो टाइल्स का एरिया जब दिया रहेगा आपको, तो आपसे नंबर ऑफ टाइल्स पूछेगा। तो ये सारे बच्चे ये सब क्वेश्चन आप देखेंगे। और सबसे अच्छी बात बता दूं मैं आपको कि आपकी बुक जो है अग्रवाल की जो बुक है, अग्रवाल की बुक में आपको अगर अभी आपको लगता है कि नहीं ज़्यादा टाइम अपने आप को रेस्ट देना है, और जनरली देना भी चाहिए, ज़्यादा टाइम इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपने कॉन्सेप्ट को और अपने अभ्यास को बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब आप जो बुलेट पॉइंट है उसको देख सकते हैं। तो अग्रवाल की जो बुक है उसमें जो बुलेट पॉइंट्स हैं या फिर हमारे तरफ से जो फार्मूला आपको दिया गया है उसको ओवरव्यू कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28। क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कारपेट हुज लेंथ इज 5 मीटर एंड ब्रेथ। यहाँ पर एरिया निकालेंगे तो एरिया 5 3 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 3 व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कारपेट हुज लेंथ इज 5 मीटर एंड ब्रेथ इज 3 मीटर इफ इट्स कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर इज ₹10। एक स्क्वायर मीटर का कितना पैसा लिया जा रहा है, ₹10 लिया जा रहा है। तो 5 3 15। अब यहाँ पर 15 तो 15 10 या 150 होना चाहिए, लेकिन हाँ 150 आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात की जाए तो फाइंड द स्क्वायर ऑफ रूट 0.09। तो इसको क्या कर दो आप, जब भी ऐसा आए तो आप गलती से बचने के लिए क्या करो, इसको फ्रैक्शन में लिख लो। तो 9/100, 9 किसका होता है 3 का, 100 किसका होता है 10 का, इट्स मीन 0.3। तो इसको आप आसानी से कर पाओगे और गलती की संभावनाएं जो होगी कम होंगी। क्वेश्चन नंबर 30 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने को मिल सकता है, नवोदय के एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिला भी था। क्या है वह, तो इसको आप बनाने की कोशिश करिए। ठीक, 1 + 0 + 9/100 + 3/1000। ये 1 हो गया, 0.09 हो जाएगा, प्लस 0.003 हो जाएगा, इट्स मीन 1.093 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। द पॉपुलेशन ऑफ 4 टाउन्स इज दिया गया है, नंबर्स में दिया गया है, रिस्पेक्टिवली बात की जा रही है। तो व्हाट इज द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन। आप इस सबको ऐड करो और 4 से डिवाइड कर दो, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। या फिर बोल देगा, ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि 4 जो सिटीज हैं उनके पॉपुलेशन है, उसमें से एक का क्या करेगा आपको नहीं बताएगा और एवरेज दे देगा। तो वहां से आपको उस सिटी का क्या बोल देगा, पॉपुलेशन फाइंड करो। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो बोला जा रहा है कि वन नंबर एज इट अनदर नंबर बाई 36 इफ सम ऑफ बोथ नंबर इज 48। ऐसे क्वेश्चन को जनरली आप क्या करो, ऑप्शन से बना लो। ठीक, अब यहाँ पर देखो 4 and 45, इनका सम 48 आया, 6 and 42, 48 आया, 5 and 30, 35 मतलब सी तो गया खत्म। सी की बात ही नहीं करनी है, डी की भी बात भी नहीं करनी, क्योंकि 42 आ रहा है। अब तो ऑप्शन ए और बी में आपको बनाना है।
तो यहाँ पर बोल देखा जा रहा है कि वन नंबर एग्जिट अनदर नंबर बाई 36। हाँ बिल्कुल, 6 जो है 6 में 36 ऐड करेंगे तब वह नंबर क्या होगा, 42 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को जब आप वेरिएबल्स ले करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा बहुत समय लग सकता है, तो ज़्यादातर आप क्या करें, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ही सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 33, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि हो सकता है कि आज मैं बोलूं और कल वो आंसर क्वेश्चन भी आ जाए। तो इसमें आप एक चीज याद रखना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स पूछा जा रहा है। उससे पहले मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं, जो कि इस प्रकार है कि आपसे मीन पूछा जाए, मीन प्रोपोर्शन पूछा जाए, आपसे क्या पूछा जाए, मीन प्रोपोर्शन पूछा जाए किसका, जैसे दे दिया आपको 8 और 6 का मीन प्रोपोर्शन पूछा जाए, तो कुछ नहीं करना है, आपको अंडर रूट में लेना है और 8 6 48, 8 6 48 और 48 को सिंप्लीफाई करोगे तो अंडर 4√3 आ जाएगा। ये तो मीन प्रोपोर्शन की बात हुई कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है। तो थर्ड प्रोपोर्शन के लिए क्या करोगे बेटा, आप जैसे ए है बी है और आपको थर्ड प्रोपोर्शन पूछ देगा, या फिर मैं बोलूं ये 3 है ये 7 है, आपको थर्ड प्रोपोर्शन पूछ देगा, तो हमने थर्ड प्रोपोर्शन को x ले लेना है और ये 3/7 इज इक्वल टू 7/x ले लेना है, और यहां से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 49/3। मतलब a और b दो वैल्यू गिवन है, आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जा रहा है, तो ये होगा b²/a। ठीक, और मीन प्रोपोर्शन पूछा जा रहा है तो ए और बी का मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा √AB हो जाएगा। और फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा बेटा, जैसे 2 है 3 है 5 है फिर x है, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा तो कुछ नहीं करना है आपको, ऐसा बस आपको कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 15/2। तो यहाँ प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बनती हैं उनको हमने देख लिया। 33, आप यहां पर याद रखेंगे कि x इज टू 16 को 16 नहीं 1.6 है, x इज टू 1.6 को क्या लिखेंगे, x/1.6, और यहाँ पे 4 डॉट है, ये आपको प्रोपोर्शन को शो कर रहा है, जिसको इक्वल से हम लिखेंगे 2.1 8.4, 21 4 जा और 4 4 जा मतलब 0.4, तो x की वैल्यू क्या हो जा रही है 0.4 हो जा रही है। ठीक, अब मैं यहाँ पर क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो एक चीज और मैं बता दूं कि a और b का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया है 2:3, और हमको b और c का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4:7। तो यहीं पर इस2 करके a c को लिख लो, और यहाँ b और c का रेशियो कितना दिया 4:7। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि b यहाँ पर वैल्यू 3 पे खत्म हो रहा है, तो इसको आगे बढ़ा दो 3 लिख दो, और 4 यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसको पीछे बढ़ा दो 4 लिख दो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 4 2 8 हो जाता है, 3 4 12 हो जाता है, 7 3 21 हो जाता है। यहां से ए बी और सी की वैल्यू। एक चीज और, प्रॉफिट में मैंने आपको बताया था प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस में कि प्रॉफिट कैसे निकालना है, ये सब कुछ तो बताया था, लेकिन अगर बच्चे आपका सीपी फ्रैक्शन में आ जाए, सीपी किस में आ जाए फ्रैक्शन की, या फिर मैं बोल दूं एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, जैसे कि 5 मैंगो हैं, उनकी प्राइस कितनी है, 5 मैंगोज की प्राइस कितनी है, वो 30 रुपीज है, या तो क्या करता है 5 मैंगोज को 30 रुपीज में परचेस करता है, 5 मैंगोज को कितने रुपीज में परचेस करता है 30 रुपीज, या फिर क्या बोल सकते हैं आप 4 मैंगोज 34 रुपीज में परचेस कर रहा है। तो 1 मैंगो कितने में परचेस किया 17/2 में किया, तो यह क्या हुआ सीपी हुआ, और वह क्या कर रहा है 3 मैंगोज आपको 28 रुपीज में सेल कर रहा है, तो 3 मैंगोज आपको क्या कर रहा है 28 रुपीज में सेल कर रहा है। तो यहां पर एसपी क्या आ गया, एसपी 1 मैंगो का क्या कितना आ गया 28/3 आ गया। तो आपसे पूछ देगा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है इस कंडीशन में, तो यहां पर क्या हुआ सीपी और एसपी हमारे किस में आ गए फ्रैक्शन में आ गए। तो इस फ्रैक्शन में इसको इंटीजर में करना है, तो हमेशा सीपी और एसपी का क्या निकाल लो रेशियो निकाल लो। तो सीपी इज टू एसपी कितना हो जाएगा 17/2 इज टू 28/3, तो यह हो जाएगा 51,
और ये हो जाएगा 56। अब यहाँ सीपी कितना हो गया 51 रुपीज, एसपी कितना होगा 56 रुपीज। कितने रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। किससे कंपेयर करके प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, सीपी से कंपेयर करके प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे 51 इंटू 100%। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 34 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 34 की बात की जाए तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि द रेशियो ऑफ टू अक्यूट एंगल, और देखिए अक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल आ गया। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कंप्लीमेंट्री एंगल भी होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल भी होते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल को बोला जाता है जैसे उनका सम क्या आए 90 डिग्री आए। उनका सम क्या है, जैसे x एक एंगल है और y एक एंगल है, दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है। इट्स मीन x का कंप्लीमेंट्री एंगल y है और y का कंप्लीमेंट्री एंगल x है। और x एक एंगल है और y एक एंगल है, इनका सम क्या आ जाए 180 आ जाए। क्या आ जाए 180 आ जाए। तो x का सप्लीमेंट्री एंगल y है और y का सप्लीमेंट्री एंगल x है। ठीक, और यहां पर अगर इसी क्वेश्चन में बात की जाए तो रिफ्लेक्ट एंगल भी होता है। एक तो स्ट्रेट एंगल होगा, एक राइट एंगल होता है 90 और एक स्ट्रेट एंगल होता है 180, और एक रिफ्लेक्स एंगल होता है जो 180 से क्या होता है प्लस होता है। और सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है वो 360 होता है। तो एंगल से रिलेटेड हम पढ़ लिए इतना सब कुछ। मैं आपको बता दूं, एक याद रखना, आपको यहां से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है कि दो पैरेलल लाइन दे रखेंगे और उस लाइन को काटते हुए एक दूसरी लाइन जा रही है। तो यहाँ करस्पॉन्डिंग इसको एंगल 1 की बात करूं, ये एंगल 2 हुआ, ये 3 हुआ, यह 4 हुआ, यह 5 हुआ, यह 6 हुआ, यह 7 हुआ और यह 8 हुआ। तो एंगल 1 किसके एंगल इक्वल होगा एंगल 5 के। एंगल 2 किसके एंगल इक्वल हुआ एंगल 6 के। और एंगल 3 किसके हुआ एंगल 7 के। और एंगल 4 किसके इक्वल होगा एंगल 8 के। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे यहाँ पर इक्वल होंगे। ठीक, तो ये आप ध्यान रखना बच्चे अच्छे से। और एक तो आप क्या ध्यान रखना कि कहाँ पर जेड बन रहा है। तो इसी में जेड की बात ही की जा रही है, यह जेड बन रहा है। तो जेड बन रहा है तो जेड में क्या ध्यान रखेंगे, जेड में कहाँ कहाँ पे एंगल बन रहे हैं। एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। चाहे ऐसे जेड बने चाहे ऐसे जेड बने, ये एंगल ये है एंगल इक्वल होंगे। और यहाँ से क्वेश्चन आने ही है और इसी दो कॉन्सेप्ट पे आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर तो आपका ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हो गए। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि द रेशियो ऑफ टू अक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज 4:5। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 4:5 मतलब एक एंगल जो है, एक एंगल 4x है और दूसरा क्या है 5x है, और दोनों किसके हैं राइट एंगल के क्या हैं, दो पार्ट हैं। तो 90 डिग्री के इक्वल होंगे। 4 5 9x इज इक्वल टू 90। इट्स मीन x इज इक्वल टू 10, x 10, तो यह हो जाएगा 40 और यह हो जाएगा 50। और यहाँ क्या बात की जा रही है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बोथ अक्यूट एंगल। तो एक 40 हो जाएगा और एक 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो हाउ मच टाइम विल ए 171 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक टू क्रॉस 229 मीटर लॉन्ग ब्रिज इफ इट इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से भी एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, दो चार कॉन्सेप्ट हैं उसको बता देता हूँ, वहीं से आंसर आना है। जब कभी भी कोई ट्रेन किसी पोल को, किसी मैन को, किसी ब्रिज ब्रिज नहीं, किसी मैन को, किसी पोल को, किसी ट्री को क्रॉस करता है तो वह अपना लेंथ को क्या करता है और कितना डिस्टेंस कवर करता है अपनी लेंथ के इक्वल। मतलब उसकी स्पीड हो जाएगी ट्रेन खुद की लेंथ जो क्या कर रहा है पोल को क्रॉस कर रहा है, जो मैन को क्रॉस कर रहा है, जो ऐसे ट्री को क्रॉस कर रहा है। तो एल क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा ट्रेन का, और यह टाइम हो जाएगा। और इसी में क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा कि इसी में क्वेश्चन आ जाएगा कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, एक ट्रेन एक टनल को क्रॉस कर रही है, एक ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है, एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो उसका डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, उसको खुद की लेंथ के इक्वल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा और सामने वाले जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ के इक्वल डिस्टेंस करना पड़ेगा। मतलब अपनी लेंथ L1 है तो L2 लेंथ हो जाएगा ब्रिज का, लेंथ हो जाएगा टनल का, लेंथ हो जाएगा प्लेटफॉर्म का, लेंथ हो जाएगा एक स्टेशनरी ट्रेन का। तो L1 प्लस L2 बाई T ये हो जाता है।
ठीक। और बोट इन स्ट्रीम में क्या होगा बच्चे, बोट इन स्ट्रीम में सिंपल सा सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, इसका मतलब ये है डाउन स्ट्रीम। सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में स्ट्रीम और बोट दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू डी बाई टी। और अप स्ट्रीम में मतलब अपोजिट डायरेक्शन में पानी किसी और दिशा में बह रही है और जो है कि बोट जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है v1 माइनस v2 इज इक्वल टू डी बाई टी। एक चीज आप और ध्यान रखेंगे, एक चीज क्या ध्यान रखेंगे कि ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि किसी एस्केलेटर में बैठ के आप जा रहे हैं, किसी एस्केलेटर में बैठ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, एक दूसरा बच्चा है जो एस्केलेटर में क्या कर रहा है, एस्केलेटर चलती हुई एस्केलेटर है उसमें भी चल रहा है। तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा, इस टाइम पे एस्केलेटर का जो स्पीड होगा और बच्चे का जो चलता हुआ बच्चा है उसका जो स्पीड होगा ऐड हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, ट्रेन में भी हो सकता है ऐसा ही। क्या करना है, जैसे बहुत सारे कोच रहते हैं, मेरे को B2 से किस में जाना है, B6 में जाना है, B2 से किस में जाना है, B6 से। अब तो ट्रेन चल रही है और ट्रेन के अंदर आप बैठे हुए हो और आप भी चलने लगे, तो स्पीड क्या हो जाएगा, तो ट्रेन का स्पीड प्लस आपका स्पीड, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। तो ऐसा भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, और स्क्वायर में एक तो क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं कि ये स्क्वायर है, इसके चारों साइड क्या करना है, एक पाथ बना हुआ है, ये चीज आप देख लेना, तो बाहर पाथ बना हुआ है, और एक इंटरनल, तो ये देख लेना आप। वैसे ही सर्कल में देख लेना, सर्कल वाली पाथ को देख लेना। वैसे ही क्या देख लेना कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके जस्ट मिड में बीचों बीच क्या है, पाथ बना हुआ है, तो उस पाथ का क्या करना है आपको, उस पाथ का क्या करना है, एरिया निकालना है। तो आप इसका पूरा एरिया निकाल लेना, इसका पूरा एरिया निकाल लेना, और जो विड्थ दी हुई है किसकी, पाथ की, उसको आप क्या करना अगर 4 दी है तो 4 का स्क्वायर 16 क्या सब्ट्रैक्ट कर देना, या 3 दी है तो 3 का स्क्वायर 9 सब्ट्रैक्ट कर देना। मतलब क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 2 बार काउंट होता है। आप अगर क्लास इस समय देख रहे होंगे तो आपको ये अच्छे से रिवाइज बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, how much time will a 170 meter long train take to cross 229 meter long bridge if it's running at a speed 45 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितना हो गया बच्चे, स्पीड हो जा रहा है हमारा 45 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर यूनिट का ध्यान रखना, मैंने यूनिट शुरुआत में ही जब क्लासेस स्टार्ट कर रही थी उसी टाइम मैंने यूनिट आपको कवर करा दिया था। तो यहाँ पर स्पीड 45 किलोमीटर है, हाउ much time will a 171 meter long train take to cross 229 meter long bridge। तो मैंने क्या बताया, जस्ट अभी भी बताया कि चलती हुई ट्रेन की लेंथ क्या हो गया, ये दे रखा है 171 मीटर, और किसको क्रॉस कर रही है, टेक टू ब्रिज को क्रॉस कर रही है। तो ब्रिज को कितना क्रॉस कर रही है, 229। ठीक, यह तो क्या हो गया, लेंथ हो गया, डिवाइड बाई टाइम, टाइम किस में दे रखा है, आवर में दे रखा है। तो यहां पर आप ध्यान रखना कि ये किलोमीटर में है, तो इसको हम क्या कर दें, मीटर में कन्वर्ट कर दें। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 2 to 9, तो 9 1 10, 7 to 9 1 10, 2 1 3, 3 1 4, 400 इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पर t इज इक्वल टू हो जाएगा 400 डिवाइड बाय 45,000 मीटर हो जा रहा है, और आवर में है तो इसको क्या कर सकते हैं, इसमें दिया है आंसर 60 सेकंड में दिया है, आवर में है तो 60 मिनट, और मिनट में 60 सेकंड। ठीक, तो 0 से 0 कैंसिल, कितने जीरो हैं, 3 जीरो है, तो 3 जीरो कैंसिल हो गई, ये 40 ही है। ठीक, 3 से कैंसिल किए तो 3 2 जा, और 3 15 टाइम्स, और फिर से 3 से कैंसिल किए तो 3 5 जा 2, 5 से कैंसिल किए 8, तो 8 4 जा 32 सेकंड्स लगेंगे हमको क्रॉस करने में।
और रिलेटिव वेलोसिटी के क्या कॉन्सेप्ट है बच्चे? रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यह है कि एक ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उन ट्रेन का लेंथ, सॉरी, उन ट्रेन का जो स्पीड है वह ऐड होगा और दोनों मिल करके जितना डिस्टेंस कवर करते हैं, जितनी एक दूसरे से दूरी बनाते हैं, वह दूरी ही डिस्टेंस होगी और टाइम टी होगा। और अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो v1 माइनस v2, और जितना डायरेक्शन एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं उतना वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड से संबंधित जो क्वेश्चन हैं आपके इतने कॉन्सेप्ट में कवर हो जाने हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड होता है, बिल्कुल। हाँ, एक चीज और मुझे याद आ रही है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो होल नंबर के लिए क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो फॉलो करते हैं, और वैसे ही एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, वैसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आप बच्चे क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और जो हो गया कम्यूटेटिव के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये बिल्कुल आप पढ़ के ही जाना। नंबर सिस्टम में होगा, आपको स्टार्टिंग में ही होगा, बिल्कुल पढ़ के जाना। मेरे को पूरा भरोसा है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इसलिए आप इसको छोड़ना नहीं बच्चों, बिल्कुल करके ही जाना। 38 के बाद 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्सप्रेस ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 18 किलोमीटर पर आवर है, 5/9, 18 किलोमीटर 5/9 मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। तो 9 2 जा 18, 5 2 जा 10। आप एकदम कॉन्फिडेंट होके जाना बच्चे, 10 मीटर पर आप एकदम कॉन्फिडेंट होकर जाना, क्योंकि आपने साल भर में या 2 साल से जितनी तैयारी की हुई है उससे बाहर का एक क्वेश्चन भी नहीं आने वाला है। ये बस आपसे कोई सिली मिस्टेक ना हो, उस चीज का बस आपको ध्यान रखना है, अपने आप को कंट्रोल करके रखना है कि कहीं हम ऐसी गलती ना कर जाएं जो गलती हमसे नहीं होना चाहिए। ऐसे कुछ मैं बोल रहा हूँ कि 50 में से 50 क्वेश्चन मैथ्स के आपके बनेंगे, लेकिन तभी बनेंगे जब आप कोई गलती ना करो। अगर आप कोई गलती नहीं करोगे तो 50 में से 50 क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है उसकी प्रैक्टिस आप एक बार नहीं, कम से कम आपने साल भर में 8 9 10 हजार क्वेश्चन किए हैं। बिल्कुल इस कॉन्फिडेंस को आप ध्यान में रखिएगा, यही कॉन्फिडेंस लेकर के आप एग्जाम हॉल में जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला जा रहा है कि फ्रॉम ए बास्केट ऑफ मैंगोज व्हेन काउंटेड इन 2 देयर वाज 1 एक्स्ट्रा। हाँ, 2, ये एलसीएम का अच्छा क्वेश्चन आ गया है बच्चे। ठीक, बास्केट में अगर मैंगोज रखे हुए हैं, अगर 2 का पेयर बना दिया जाए तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। अगर 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आ रहा है। कहां तक दे रखा है? 5 काउंटेड 6 4। 5 से डिवाइड करें तो कितना आ रहा है? 4। 6 से डिवाइड करें तो कितना आ रहा है? 5। और कहां तक की बात की जा रही है? ये इन 6 7 7 से डिवाइड करें और तो क्या आ रहा है? रिमाइंडर क्या आ रहा है? 6। अभी यहाँ पर देखना, जो नंबर हैं और यहाँ पर जो रिमाइंडर है उनके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 1 1 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है। तो इस 1 को आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि आपको एलसीएम निकालने के बाद वही 1 आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो एलसीएम किसका निकालेंगे आप? 2 3 4 5 6 7। 2 3 का एलसीएम 6, 6 4 का एलसीएम 12, 12 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, 60 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 60 ही होगा। 60 और 7 का एलसीएम जो होगा वह होगा 420। अब इस 420 एलसीएम है। अब इसी में क्या करना है आपको? एटलीस्ट हाउ मेनी मैंगोज वर देयर इन द बास्केट, आपको बताना है कि कितने बास्केट थे, सॉरी कितने बास्केट थे नहीं, कितने मैंगोज थे। और बोल क्या रहा है कि फ्रॉम ए बास्केट मैंगोज व्हेन, अगर उसको काउंट करते हैं 2 से तो एक एक्स्ट्रा हो जाता है, और 3 से काउंट। हाँ, अगर ये आपसे इतना एलसीएम करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी नहीं बन रहा है तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, वह कहाँ अप्लाई करना है आपको? वह यहाँ अप्लाई करना है ऑप्शंस पे। देखो 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 बच रहा है रिमाइंडर, 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना बच रहा है? रिमाइंडर 2 आना चाहिए। तो 9 10 11 बिल्कुल आ रहा है, 2 रिमाइंडर आ रहा है। 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 दूनी 8,
4 दूनी 8 और ये कितना हो जाएगा 3 9 39 4 4 जा 36 3 आ रहे हैं। 5 से करेंगे तो 5 से करेंगे तो 4 रिमाइंडर आ रहा है। 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6 5 9 59 6 9 जा 54 5 रिमाइंडर आ रहा है। और 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7 4 तो यह नहीं आ रहा है। 7 से तो बिल्कुल डिवाइड नहीं जा रहा है। तो ऐसे करके भी आप क्या कर सकते हैं, ऐसे करके भी आप आंसर ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। ठीक है बच्चों।